नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। खनौरी और शंभू बॉर्डर पर किसान मोर्चा छोड़ने को तैयार नहीं है। जगजीत सिंह डल्लेवाल साहब की सेहत लगातार बिगड़ती जा रही है और आखिरी जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी उसके मुताबिक हालात बहुत नाजुक हैं, उनकी तबीयत बहुत नाजुक है। और अब तो वहां पर आशंका ये जताई जा रही है कि हार्ट अटैक भी हो सकता है। मेरी निजी तौर पर बात हुई मोर्चे पर मौजूद जो जिम्मेदार लोग हैं, उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स कह रहे हैं कि मल्टी ऑर्गन जो फेल्योर होता है वैसे, हालांकि ना हो, ऊपर वाला ना करे ऐसा, लेकिन उनके सारे ऑर्गन्स धीरे धीरे वो वीक होते जा रहे हैं। इस बीच ऐसी भी चर्चा है और मैं आपको सुनवाऊंगा कि खनौरी बॉर्डर के आसपास गोरखा रेजिमेंट तैनात की गई है। ये बयान जो आया है वो भी सुनवाऊंगा। साथ ही अमित शाह के अफसर मोर्चे पर पहुंचे हैं। पंजाब के डीजीपी मौके पर पहुंचे हैं। कुछ जगहों पर चर्चा है कि सरकार बातचीत के लिए हाथ बढ़ा सकती है, लेकिन आशंका एक बड़ी है। जिस तरह से बयान आया वहां से निकलने के बाद जो बोला है, मैं वो भी सुनवाऊंगा आपको। अमित शाह के अफसर ने जो बोला, यानी होम मिनिस्ट्री के डायरेक्टर ने जो बोला, कहीं ऐसा तो नहीं कुछ बड़ा होने वाला है, कुछ बड़ी प्लानिंग है। किसान इस बात से आशंकित हैं। उन्होंने 6 लेयर सिक्योरिटी रखी है। डल्लेवाल साहब की 6 लेयर, 6 लेयर सिक्योरिटी है। और भी अपडेट है, विनेश फोगाट भी पहुंची है। बजरंग पुनिया पहले से जो है मोर्चे पर पहुंचे थे, विनेश फोगाट भी पहुंची हुई है। वहां पर किसानों की संख्या भी बढ़ती जा रही है, तेजी से बढ़ रही है। पूरी पूरी रात डल्लेवाल साहब के मोर्चे पर पूरी पूरी रात किसान जग करके पहरेदारी कर रहे हैं। ताजा हालात और जो जो आशंकाएं हैं, इन सबको हम ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड रियलिटी के साथ समझेंगे, क्योंकि हमारे साथ जुड़े हुए हैं रणजीत सिंह राजू साहब। कंट्रोल रूम जोड़ लीजिए उनको। रणजीत सिंह राजू साहब अध्यक्ष हैं जीकेएस राजस्थान के, और मैं मोर्चे पर लगातार, वहां के मोर्चे से लेकर और दिल्ली की प्रेस कॉन्फ्रेंस तक, हर जगह उस टीम में जो टीम पूरे के पूरे इस आंदोलन की रणनीतिकार है, मजबूती से लड़ रही है, उस टीम में हर जगह पर फ्रंट मोर्चे पर रणजीत सिंह राजू को पाया। हमारे साथ कई बार जुड़े भी हैं। ये सारे हालात एकदम अपडेट बताएंगे, लेकिन उनके पास चलने से पहले मैं सबसे पहले जो अमित शाह के अफसर, उसके बाद मैं गोरखा रेजिमेंट की बात पे आऊंगा। अमित शाह के अफसर ने मुलाकात के बाद, वहां मोर्चे पर जाने के बाद क्या कहा, जरा सुनिए। कंट्रोल रूम सुनाइए फटाफट। सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से आप आए हैं, उनकी जितने भी डिमांड है उनको सुना गया है, और मैं सेंट्रल उनकी तरफ से लेकर आए थे आप उनसे बातचीत के लिए? ये किसी तरीके का कोई प्रस्ताव नहीं था, मैं उनकी बातें सुनने आया था। हाँ। और सुप्रीम कोर्ट का जो निर्देश था उसका पालन करने आया था। क्या डिमांड्स को लेकर क्या बातें की आपके साथ? सर, क्या वो हंगर स्ट्राइक पर बैठे रहेंगे या फिर आपकी बातचीत होने से वो अपना हंगर स्ट्राइक? राजू भाई, आपने सुना? जब बात आई कि आप क्या प्रस्ताव लेकर के आए हैं बातचीत का, कोई जवाब नहीं दिया। ये फिर आए क्यों थे? अमित शाह के अफसर साहब आए क्यों थे? डायरेक्टर साहब, कुछ और तो नहीं है दिमाग में इन लोगों के? सब नौटंकी हो रही है जी। हमारी कोई डिमांड है ही नहीं। मैं क्लियर कह देता हूं, हमारी कोई डिमांड है ही नहीं। जो वादा मोदी जी ने मुख्यमंत्री रहते हुए किया था, और हमसे वादा किया था 2014 में प्रधानमंत्री पद के थे कि मैं, मनमोहन सिंह कमजोर प्रधानमंत्री थे, वो मनमोहन सिंह नहीं मोहन सिंह थे। आप मेरे को प्रधानमंत्री बनाइए, मैं C2 प्लस 50% और किसान कर्ज मुक्त कैबिनेट की पहली मीटिंग में कर दूंगा। ये उनका वादा है। हमने विश्वास क्यों किया? क्योंकि जब वो गुजरात के मुख्यमंत्री थे, एक कमेटी के चेयरमैन थे, उन्होंने मनमोहन सिंह जी से आग्रह किया था कि किसान को MSP देनी बहुत जरूरी है। अगर किसान को MSP नहीं मिलेगी तो किसान नहीं बचेगा, किसान नहीं बचेगा तो देश नहीं बचेगा। हमने कहा जब मुख्यमंत्री रहते हुए इतनी बढ़िया बात कर रहे हैं और प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार हमसे वादा कर रहे हैं और एक मजबूत प्रधानमंत्री के तौर पे सामने आ रहे हैं, तो क्यों हम इनको चुने? लेकिन दुख की बात यह है, प्रधानमंत्री बनते ही MSP, किसान कर्ज मुक्ति, किसान का उद्धार तो गया बट्टे खाते में, और आते ले आए लैंड एक्विजिशन बिल। जब ये लैंड एक्विजिशन बिल लेके आए तो हमारे दिमाग की घंटियां खुली। तो क्या किया ये? यानी कि उस वक्त प्रधानमंत्री बनते ही इन्होंने जो पहला काम करने की कोशिश की, वो ये करने की कोशिश की कि मैं लैंड एक्विजिशन बिल लाकर अडानीज को, अंबानी को किस तरह जमीनें लेकर उनको दूंगा। उसके बाद विरोध प्रदर्शन शुरू हुए, आंदोलन हुए,
लेकिन कभी भी इन्होंने किसान की बात नहीं सुनी आज तक। केवल नौटंकी होती है, अन्नदाता को पूजा जाता है। कभी किसी सैनिक के एक बार मंच में इन्होंने सुभाष चंद्र बोस जी के साथ हाथी के पैर धोए थे, आशीर्वाद लिया जाता है, लेकिन आज तक दिल से इन्होंने एक बार भी ना किसान की, ना मजदूर की, ना मध्यम वर्ग की, ना छोटे व्यापार, छोटे दुकानदार की, ना आदिवासी की सुनी है। आदिवासी को जमीन भी खोद जंगल दे रहे हैं अडानी जी को, और हमारी जमीनों को हथियाने के लिए कोरोना काल में जब पूरा देश बंद पड़ा था, उस वक्त इन्होंने इतनी कुचाल चली कि 3 काले कानून लेके आए, वो भी एक ऑर्डिनेंस के जरिए। इतने क्या आपदा आ गई थी। ऑर्डिनेंस आते हैं जब देश में कोई आपातकालीन स्थिति हो, युद्ध की स्थिति हो, बाहरी आक्रमण की स्थिति हो, तब रातों रात ऑर्डिनेंस लाए जाते हैं। लेकिन इन्होंने कोरोना काल में किसानों की जमीन हड़पने के लिए, मजदूरों की मजदूरी खाने के लिए और देश को गरीबी में धकेलने के लिए और केवल चंद परिवारों को धन्ना बनाने के लिए 3 काले कानून लेके आए। 13 महीने आंदोलन चला। 13 महीने आंदोलन के बाद जो हमारे गले में इन्होंने खुद फंदा डाला था, केवल वो फंदा निकाला और हमसे फिर वादा किया गया कि कमेटी बनाएंगे, आपको एमएसपी दी जाएगी। लेकिन ये बातों में कहते हैं एमएसपी थी, है और रहेगी। हमारे को ना एमएसपी मिल रही है। मैं खुद राजस्थान का किसान हूं और गंगानगर का रहने वाला हूं। हमने इस बार गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़ क्षेत्र में खूब मूंग बोया था। मूंग में एमएसपी है, लेकिन कम से कम 5 लाख किसानों ने मूंग बोया था और इन्होंने की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन। आज तो ये हालात हो गए हैं, किसान के 2 बेटे हैं ना, एक रहेगा ई मित्रा पे, एक रहेगा खेत में। जिसका एक बेटा है वो तो ई मित्रा पे रहेगा, खेत में काम नहीं कर सकता। 5 लाख किसानों ने मूंग बोया और रजिस्ट्रेशन हुए मात्र 5,700 किसानों के गंगानगर और अनूपगढ़ जिले में। और जब खरीद शुरू हुई, पहले इनके वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन की दिक्कत आती रही, फिर उन्होंने राजस्थान स्टेट वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन से लेकर हम वो लगाएंगे उसमें सेंट्रल वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन में, फिर वहां पर एक नेफेड का अधिकारी बैठा दिया, एक और अधिकारी बैठा दिया। राजफेड के जो अधिकारी हैं वो नोडल एजेंसी है। राजफेड ने मूंग सेलेक्ट करके आगे बेचनी होती है। जो राजफेड सेलेक्ट करके बेचता है वेयर हाउस में लगाते नहीं है। मेरा आज भी सवाल है, पहले भी सवाल था कि राजस्थान में 3 जिलों में राज्य सरकार जो कहती है और मोदी जी कहते हैं डबल इंजन की सरकार, छोटा इंजन जयपुर में है, बड़ा इंजन दिल्ली में है। इन दोनों इंजनों ने मिलकर राजस्थान के किसान की मूंग कितनी खरीदी, बाजरा कितना खरीदा, मूंगफली कितनी खरीदी? अगर एमएसपी है तो आंकड़े लेके आए ना सामने, बताएं इतने किसानों ने बोई थी, हमने इतनी रिक्वायरमेंट की है। फिर कहते हैं माल खराब है। मैं दोबारा कहता हूं, किसान का फसल खुले आसमान नीचे होता है। मेरी अगर पैदावार में कमी रहेगी, मेरी फसल डंकी है, मेरी फसल फंगस लग गई, मैंने संभाली नहीं, मेरी नेग्लिजेंसी है। लेकिन जब मैंने फसल निकाल कर अच्छी तरह साफ करके सुखा कर मार्केट में लेके गया तो उसको रिजेक्ट करने का मतलब क्या बनता है? एमएसपी है क्या? मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य पे आप चाहते हो उच्चतम क्वालिटी। हाउ इट इज पॉसिबल? दोहरा आप इसलिए इसी बातों को लेकर, इन्हीं बातों को लेकर 13 फरवरी से छब्बू और खनौरी पर और रतनपुरा राजस्थान में पक्के मोर्चे लगे हुए हैं कि हमें एमएसपी के खरीद का कानून चाहिए, ताकि पूरे भारत देश में जो दुनिया की 6वीं आबादी है और कृषि प्रधान देश है, और कृषि नहीं तो देश नहीं, उन किसानों ने मांग की है कि हमें एमएसपी खरीद का गारंटी कानून चाहिए, ताकि अगर एमएसपी से नीचे फसल बिकती है वो कानून अपराध की श्रेणी में आए। मैं एक और बात मैं कहूंगा, कंट्रोल रूम जरा सुनाए फटाफट। ये वो दौर है जहां पर ऐसी संभावनाएं जब नजर आती हैं कि कुछ बड़ा होने वाला है, आशंकाएं। एक मेरे सामने बाइट आई, वो बाइट के मुताबिक खनौरी बॉर्डर के आसपास गोरखा रेजिमेंट तैनात की जा रही है। जरा सुनिए। तो खनौरी मोर्चे के हालात हैं। आज एसएसपी पटियाला और उपायुक्त पटियाला आए थे। वो आए तो इसी बहाने से हम बातचीत करने आए हैं। तो हमें खदशा है भी वो स्थिति को देखने आए थे भी कैसी स्थिति है, कैसा काम किया जाए, क्योंकि 2 दिन से जो हलचल बढ़ रही है प्रशासन की, आज और तेज हुई है। थोड़ी दूर में 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर हरियाणा का ही गांव है, वहां पे गोरखा रेजिमेंट जो डिप्लॉय की है। तो अगर दातेवाला बॉर्डर नरवाने की तरफ बात करें तो वहां सुबह वीआईपी गाड़ियां जो पुलिस प्रशासन की, जहाँ दूसरी और पुलिस की बसों की भी मूवमेंट हुई है। तो हमें खदशा है कि जैसे डल्लेवाल जी की आज उनको बाहर संदेश देने के लिए आए थे, उनका बीपी एकदम
ये गोरखा रेजिमेंट की तैनाती, मैं और एक विजुअल दिखा दूं, डीजीपी पंजाब, पहले आपने देखा अमित शाह के अफसर, डीजीपी पंजाब ये भी पहुंचे हुए हैं, गौरव यादव, इन्होंने ये भी मोर्चे पर पहुंचे। हालांकि कहा जा रहा है कि गए हैं वहां पर डल्लेवाल साहब की तबीयत देखने के लिए, उनसे बातचीत करने, उनको मेडिकल जो है सहायता के लिए तैयार करने के लिए गए हुए हैं। लेकिन क्या मन में है ये कोई नहीं जान सकता इन लोगों के, क्योंकि इसके पहले मैंने बताया, इसके पहले जब डायरेक्टर गृह मंत्रालय वो वहां से निकले तो उनका बयान देखिए, कुछ भी साफ नहीं था। नहीं तो आदमी खुले दिल से कहता है ना कि हम आए थे किसानों से बातचीत करने, चाहती है सरकार, बातचीत करना चाहती है, हम इसलिए आए थे उस बातचीत की शुरुआत करने, डेट फाइनल करने। कुछ नहीं बोला। अभी आपने सुना आसपास के गांव में जो हरियाणा सीमा में है वहां गोरखा रेजिमेंट लगाई जा रही है। अब ये डीजीपी साहब पहुंच रहे हैं और उसके साथ साथ जरा डल्लेवाल साहब की तबीयत देख लीजिए कि क्या होती जा रही है। आज 20वां दिन है, 20वां दिन, 11 दिन जिस आंदोलन के, हालांकि मैं अन्ना हजारे पर उंगली नहीं उठा रहा हूं, लेकिन उस आंदोलन को तैयार करने में बतौर पत्रकार हमने बहुत करीब से उस आंदोलन को देखा है। संघ और भाजपा ने यूपीए सरकार के खिलाफ देश में माहौल पैदा करने के लिए उस अन्ना आंदोलन का पूरा जो स्ट्रक्चर था अपने हाथ में कब्जा कर लिया था। पूरा का पूरा जो लॉजिस्टिक सपोर्ट से लेकर के और अपने वॉलंटियर को लगाना, पूरा का पूरा अन्ना आंदोलन संघ स्पॉन्सर्ड था, इसमें कोई दो राय नहीं है। तमाम लोग जो उसके करीब रहे सबको पता है। और 10-11 दिन के अनशन में पूरा देश हिल गया था। आज 20वां दिन हो गया है। 20वां दिन जरा विजुअल दिखा दीजिए, डल्लेवाल साहब के विजुअल कंट्रोल रूम होंगे, वो विजुअल दिखा दीजिए। तो गौरव यादव के हैं, डीजीपी के, डल्लेवाल साहब के विजुअल, उनको लोग उठा करके, बड़े मुश्किल से उठा करके चला पा रहे हैं, बहुत मुश्किल हो रही है उनको थोड़ा सा भी मूव करने में। राजू भाई, ये स्थिति मैं डल्लेवाल साहब का विजुअल में भी कहूंगा, उनको चलते हुए बड़े मुश्किल से वो विजुअल देख करके बड़ा अजीब सा अंदर हो रहा है कि बताइए, इस एक बुजुर्ग आदमी, कैंसर सर्वाइवर, इतनी उम्र हो चुकी है, हैं? ये क्या हो रहा है? ये गोरखा रेजिमेंट के साथ क्या साजिश चल रही है? आशीष भाई, पिछले दिनों, पिछले कुछ 8-10 सालों में एक नया शब्द निकल के आया है। जो भी ऑफिसर आता है वो कहता हम तो हुक्म के गुलाम हैं। जैसे आपने कहा आशीष भाई अमित शाह के अफसर आए थे, अपने आप में बेनहे और गैर कानूनी है, गैर संवैधानिक है। मैं हैरान हूं, जितने भी लोग अफसर हैं, जहां हमारे नौकर हैं, हमारे सेवक हैं, उनमें से 60% किसानों के बच्चे हैं। वो क्यों नहीं कानून के गुलाम हैं? वो क्यों नहीं कानून के तहत काम करते? क्यों अफसर का गुलाम होते हैं? क्यों उसके मंत्री गुलाम होते हैं? क्यों नहीं मंत्री 5 साल है, बाद में है कि नहीं है? भाई आपने तो 60 साल नौकरी करनी है, तो आप थोड़ी बहुत रीढ़ दिखाइए, थोड़ी बहुत अपनी अंतरात्मा जगाइए और कहिए प्रशासन वाले लोग, मंत्रियों को, सरकार को, नहीं साहब हम कुछ नहीं कर सकते क्योंकि ये संवैधानिक हक है इनका, अपने आप को मारने हैं। डल्लेवाल सब कर रहे हैं, तिल मर रहे हैं, भूखे हैं, केवल पानी पे हैं। आज 20 दिन हो गए, चल नहीं पा रहे। उसके बाद ये गोरखा रेजिमेंट लगा रहे हैं, उठाने की तरकीबें बना रहे हैं। अरे शर्म से डूब मरो। दुनिया को क्या मुंह दिखाओगे आप? जब जाते हो कहते हो कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, ऐसे भारत विश्व गुरु बनेगा? हाँ, हमारी बात क्लियर है, शंभू मोर्चा से 101 मरजीवने को जता जाता है खाली हाथ। सरकार और हम जाते नहीं है, ये कहते परमिशन दिखाइए। सरकार ने खुद इनवाइट किया था भाई साहब, सरकार ने कहा था ट्रैक्टर छोड़ के आइए, आप कार में आइए, जीप में आइए, ट्रेन में, किसी में आइए, हम आपको वेलकम करेंगे। और आपने वेलकम का बात की थी, हमने पहले जाने का मन बनाया। कितने? 101 किसान, मात्र खाली हाथ। इन्होंने उनको रोका, यानी कि सरकार ने थूक के चाटा, बिल्कुल थूक के चाटा। जब बुलाते ना, इनवाइट किया था तो परमिशन का है कि। और दूसरी बात, आंदोलनकारी परमिशन नहीं लेते, आंदोलनकारी बताते हैं हम ये करेंगे और लॉ एंड ऑर्डर को दुरुस्त करना इनकी व्यवस्था है। हाँ, गोरखा रेजिमेंट लगा लें और कंपनियां लगा लें, अगर सरकार गोली चलाकर, तोपों से, टैंकों से डल्लेवाल साहब को उठा के लेना चाहती है, ले जाना चाहती है, तो ले जाए। क्योंकि हम तो निहत्ते हैं भाई, हम तो नारे लगा सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, इनको संविधान की दुहाई दे सकते हैं कि हम तो अपने पे तशद्दुद कर रहे हैं, किसी को तंग नहीं कर रहे, हमारा अधिकार है। हम भूखे मरे, हम सड़क पर सोए, कहीं रहे, हम मांग कर रहे हैं, हम वही मांग रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 2014 में हमसे वादा किया था। नरेंद्र मोदी ने हमसे वादा क्यों किया था?
इतने समझदार आदमी है, देश के प्रधानमंत्री पद के लिए वोट मांग रहे हैं, प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उनने हमसे झूठा वादा क्यों किया था? ये सवाल पत्रकार महोदयों को और जितना गोदी मीडिया सबको उन भाजपा सरकार से करना चाहिए। अदब वाली बात है। फिर भी हम ना तो पहले नाउम्मीद थे, ना आज नाउम्मीद है। डल्लेवाल साहब की तंदुरुस्ती कामना कर रहे हैं। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जो ये जो नैरेटिव सेट कर रहे हैं ना, मात्र दो जथेबंदियां, केवल पंजाब का आंदोलन नहीं, हम राजस्थान में कल 16 तारीख को गंगानगर डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर एक मार्च निकालने जा रहे हैं, धान मंडी से गंगा सिंह चौक पर। और अगले दिन 17 तारीख को गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़, तीनों जिलों की सभी मंडियों में, सभी तहसील मुख्यालयों पर, सभी उप तहसील मुख्यालयों पर डल्लेवाल जी की कामना के लिए, उनकी चढ़ती कला के लिए और आंदोलन के लिए तीन जिले हैं, पूरे पंजाब के बराबर हैं। कम से कम 50 जगहों पर हमारा प्रदर्शन होगा डल्लेवाल जी और छब्बू मोर्चा के हक में। और ये जब हम एक साथ 3 जिलों में जगह जगह प्रदर्शन करेंगे तो मोदी सरकार को समझ आ जाएगा तो ये आंदोलन कितने झूठ मार लो, कितने छुपा लो, लोगों को पता है, लेकिन मीडिया के दिखानी मजबूरी हो जाएगी, न्यूज़पेपर को लिखना मजबूरी हो जाएगी। राजस्थान में भी इतने जगह पर आंदोलन हुआ। और साथ ही साथ बताना चाहता हूं, हमारी इस अपील पर पूर्वी राजस्थान में भी प्रदर्शन होंगे, बांसवाड़ा, डूंगरपुर में प्रदर्शन होंगे। कितने गोदी मीडिया छुपा ले, ये आंदोलन देश का बन चुका है। और उसके साथ साथ केरला में, कर्नाटका में, तमिलनाडु में, वहां पर भी अनशन को सपोर्ट करते हुए, खनौरी, छंबू, रतनपुरा को सपोर्ट करते हुए जगह जगह 17 तारीख को, 16 तारीख को आपको उनके हक में अरदास होंगी, गुरुद्वारों में, मंदिरों में पूजा की जाएगी, हवन किए जाएंगे और उनके हक में, आंदोलन के हक में। और किसान की आने वाली फसल और नस्ल केवल किसान नहीं, लड़ किसान रहा भाई साहब। ये आंदोलन मजदूर का भी है, ये आंदोलन विद्यार्थी का भी है, यह आंदोलन छोटे दुकानदार का भी है, जो गर्व से कहते हैं ना अर्बन वोट तो हमारी है। अर्बन वोट वालों, बड़े बड़े मॉल बन के छोटी दुकानदारी खत्म होती जा रही है। और जो छोटी फैक्ट्रियां वाले हैं उनका भी आंदोलन ये है, लड़ किसान रहा है। देश को बचाने का आंदोलन है, स्वराज का आंदोलन है, संपूर्ण आजादी का आंदोलन है। और हम सब अनेकता में एकता, देश के वासी मिलकर रहें, उस बात का आंदोलन है। नहीं, आपने जो एक बात कही कि कुछ लोग जो नैरेटिव सेट करने की कोशिश कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग शामिल हैं। मैं आपकी बात और आगे बढ़ाऊंगा, अच्छा हुआ आपने बोल दिया, क्योंकि मैं नहीं बोलना चाहता था। उसमें गोदी मीडिया पूरी तरह शामिल है, उसमें भाजपा का जो अपना तंत्र है, प्रोपोगेंडा ब्रिगेड, वो शामिल है, और कुछ ऐसे स्वयंभू किसान नेता भी शामिल हैं, एक आध तो मोर्चे पर भी हो आए, जो जिस आंदोलन में कदम रखते हैं उस आंदोलन को खा जाते हैं, लील जाते हैं। मैं कभी भी उस टाइप पत्रकारिता नहीं कि नहीं जी पहेलियां बुझाओ, सीधा बोलता हूं, अच्छा लगे बुरा लगे जिसको। ऐसे ऐसे लोग हैं जो जिस आंदोलन में, वो पहलवान के आंदोलन में जाते हैं तो उसको लील जाते हैं, खा जाते हैं, किसान के आंदोलन में जाते हैं उसको खा जाते हैं। मतलब आंदोलनों के बेकार किसान नेता हैं, वो कहते हैं कि आंदोलनों के ठेकेदार हैं, दलाल, डीलर हैं। और देखिए वो आशीष अब, भाई, और उनका नहीं, मैं राजू भाई बताऊं, मैंने उनका बयान सुना, इंटरव्यू। अच्छा, उनके साथ वो खुद को बड़ा किसान नेता और किसान आंदोलन का पोस्टर बॉय मानते हैं कुछ पत्रकार भी। पत्रकारों का मैं नाम नहीं लेना चाहता, हमारे भी करीबी हैं, लेकिन कुछ पत्रकारों का उनके साथ इतना अच्छा तालमेल है, वो आज से नहीं है, पिछले आंदोलन से, गाजीपुर बॉर्डर से वो तालमेल बना हुआ है। वो इंटरव्यू करना, तुम मेरी पीठ खुजाओ, मैं तुम्हारी पीठ खुजाता हूं, उस फॉर्मूले पर वो साथ चलते हैं। मैंने सुना तो मैं चौंक गया कि वहां पर राकेश टिकैत जा करके वो खुद को किसान नेता बोलने वाला कह रहा है कि वो बड़ा करना होगा, ये छोटे मोर्चे या इतने लोग, 101 आदमी। मैं जिस दिन 4 लोगों को लेकर के, राजू भाई, मैं जिस दिन कहानी खोल दूंगा कि क्या हालत हुई थी गाजीपुर बॉर्डर पे और कितनी एरोगेंसी है, क्या क्या किया किसने और कितनी एरोगेंसी है। आंदोलन करने वाले एरोगेंट नहीं होते हैं। मैं शंभू बॉर्डर पर गया हूं, मैं रहा हूं, मैं जगजीत सिंह डल्लेवाल और सरवन सिंह पंडेल के प्रेस कॉन्फ्रेंस में उनसे सवाल करता था, पूछता था, लेकिन वो एरोगेंसी कभी नहीं दिखी उनमें, कभी नहीं दिखी। तो ये आगे मैं कहानी ना बोलूं तो ही ठीक है, लेकिन ऐसे लोगों से बचाना होगा आंदोलन को, राजू भाई। मैं बताता हूँ, आपको बताता हूँ। हाँ। आपकी चिंता वाजिब है, चिंता जो आंदोलनकारी हैं, जो जगह जगह किसान बैठे हैं, उनकी भी चिंता है, आपकी चिंता वाजिब है। देखो, जो किसान नेता होता है, जो आंदोलनकारी होता है, डाउन टू अर्थ होता है,
वो हमेशा झुक के चलता है, क्योंकि किसान नेता ने हमेशा मार खाई होती है, कभी जेल सही होती है, कभी लाठी खाई होती है, कभी टीयर गैस खाई होती है, कभी बुलेट पैलेट बुलेट्स खाई होती है। यानी किसान नेता को तो जनता से जुड़ के रहना पड़ता है। किसान नेता बड़ी बड़ी कोठियों में नहीं रहता, किसान नेता के आगे पीछे स्कॉट नहीं होती, किसान नेता को ना पेंशन तनख्वाह मिलती है, किसान नेता के पास और किसान यूनियन के पास बहुत कम संसाधन होते हैं, और उन संसाधनों से हम कैसे जूझते हुए आंदोलन करते हैं, ये हमसे पूछकर देखे कोई। लेकिन मैं आपको एक बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं, किसान आंदोलन की खूबसूरती क्या है? किसान आंदोलन की खूबसूरती ये है, किसान का नेता अपनी मर्जी से कोई फैसला कर ही नहीं सकता। किसान नेता सरकार से बात करेगा, लेकिन आके मोर्चे में रखेगा, भाई ये बात हुई है, बताओ क्या करना है। ये खूबसूरती है। राजनीतिक लोग जब बड़े नेता, जो स्वयंभू नेता होते हैं, जो अपने आप में अकेले चलो की बात करते हैं, वो कर जाते हैं। मैं हमेशा एक बात कहता होता हूँ, आमतौर पे नारा लगता है, राजू भाई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं कहता हूँ ये नारा ही गलत है। राजू अकेला क्यों संघर्ष करे? आओ मिलकर संघर्ष करें, हम एक दूसरे के साथ हैं, ये नारा होना चाहिए। कभी आदमी बड़ा नहीं होना चाहिए, मुद्दा बड़ा होना चाहिए, आंदोलन बड़ा होना चाहिए। जब किसान नेताओं के दिमाग में ये बात रहेगी कि मुद्दा बड़ा है, आंदोलन बड़ा है, तो उनका दिमाग ठीक रहेगा। और दिमाग ठीक किसान आंदोलनकारी करते हैं। पिछली बार भी पिछला आंदोलन देखा आपने, कई विपदाएं आई, बहुत कुछ हुआ, लेकिन जब मोदी जी ने 3 काले कानून वापस लिए, उसके बाद एसकेएम की मीटिंग हुई। मीटिंग करने के बाद उस मीटिंग में लगभग 300 से 400 लोग थे और पूरे देश की जथेबंदियां थी। उसमें बहुमत से फैसला हुआ, बहुमत तो क्या, सर्वसम्मति से फैसला हुआ कि हमें अभी एक बार 3 काले कानून वापस हो गए हैं। मोदी जी ने विश्वास दिलवाया है, 13 महीने हो गए हैं, अपने को एक बार आंदोलन उठा लेना चाहिए। लेकिन जैसे ही वादा खिलाफी हुई, मोदी जी ने यू टर्न लिया, किसान फिर आगे। अब मेरे को आगे बात बताइए, मेरा सवाल है आपसे, आज आंदोलन को 400 दिन होने आए हैं, क्या आपको किसी में निराशा दी? आपको लगा कि अक गया है, कोई थक गया है? थकना व्यवहारिक है, थक जाता है आदमी काम करता करता, लेकिन अकना व्यवहारिक नहीं है। थक सकता है, किसान अक नहीं सकता। एक बार दाना बोने के बाद 6 महीने इंतजार करता है, इतना सब्र है किसान के अंदर। उसके बाद किसान की फसल खुले आसमान में, आंधी तूफान, ओले, अतिवृष्टि, सूखा, पलाम, क्या कुछ होता है, फिर भी किसान मायूस नहीं होता। अगर किसान की फसल पूरी खराब हो जाए, ओले पड़ जाए, फिर भी किसान कहता अपने बेटे को, चल पुत उठ खड़ा होए, रब बालक देगा पानो। दोबारा हल जोतता है, फिर दाना बोता है, फिर उम्मीद से आगे बढ़ता है। यानी कि किसान नाउम्मीद कभी आज तक हुआ ही नहीं। जिस दिन आशीष भाई, जिस दिन किसान नाउम्मीद हो गया ना, देश नहीं रहेगा, देश खत्म हो जाएगा। देश चल ही किसान की उम्मीद की और विश्वास के भरोसे पे चल रहा है। और सबसे ज्यादा रोजगार कोई देता है तो एग्रीकल्चर, खेती सेक्टर देता है, किसान देता है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार मेरी अपील है पूरे देश के लोगों से, आपके मंच के माध्यम से, आप तो हमेशा ही किसानों की आम की आवाज उठाते हो, आपके मंच के माध्यम मेरी अपील है, डल्लेवाल साहब तिल तिल मर रहे हैं, 20 दिन हो गए आज, उनका वजन 19 किलो कम हो गया। उनके आपके माध्यम से पता चला, मेरे को भी पता है भी उनके जो ऑर्गन्स हैं वो कभी फेल हो सकते हैं, लेकिन वो मर क्यों रहे हैं? सवाल ये है, वो मर रहे हैं क्योंकि उनको पता है भी अगर मैं शहीद भी हो जाऊंगा, लेकिन मेरे किसान आने वाली नस्ल बचनी चाहिए। तो मेरी पूरे देश के लोगों से आह्वान है, अगर आज आप घरों में बैठे रहे तो कल पछताओगे। और जब कल आपका बेटा, आपकी बेटी आपको पूछेगी कि वो फलां शंभू मोर्चे पे 101 फर्जी बड़े आगे जा रहे थे, टीयर गैस खा रहे थे, और जब खनौरी बॉर्डर पर एक बुजुर्ग कैंसर का मरीज पीड़ित अपने आप को भूखा मार रहा था, तब पापा जी आप कहां थे? तो आपकी आंखें झुक जाएंगी, आप अपने बेटे से, बेटी से आंख नहीं मिला पाओगे। इन बातों को से बचने के लिए आप शंभू पे नहीं जा सकते, खनौरी पे नहीं जा सकते, कोई बात नहीं, 100 मुसीबतें होती हैं। लेकिन जहां जहां भी किसान प्रोग्राम दे रहे हैं, चाहे प्रदर्शनी का दे रहे हैं, चाहे ट्रैक्टर मार्च का दे रहे हैं, चाहे कैंडल मार्च का दे रहे हैं, कोई प्रोग्राम दे रहे हैं, आप अपने घर से निकलकर कम से कम उस मार्च में जाइए, उस प्रोग्राम में जाइए। जैसे कि 16 तारीख को कल हमने एक प्रोग्राम दिया है, गंगानगर धान मंडी से लेकर गंगा सिंह चौक तक ट्रैक्टर मार्च का, और उसके बाद एक प्रोग्राम हमने दिया 17 तारीख को, तीनों जिलों में, गंगानगर, हनुमानगढ़, अनूपगढ़। और अपील है पूरे राजस्थानी किसानों से भी, आप भी अपने स्तर पर इस जिलों पे करिए,
3 जिलों में तो हम करेंगे क्योंकि हमारी यूनियन 3 जिलों में है, लेकिन पूरे राजस्थान में किसान है, जहां कोटा है, बारां है, टोंक है, बीकानेर है, जैसलमेर है, जहां भी किसान है, उनसे अपील है आप भी डल्लेवाल साहब को बचाने के लिए और आंदोलन को चढ़ती कला में करने के लिए अपने अपने तहसील मुख्यालय पर निकलो और प्रदर्शन करिए। और एक बात और, सरकार तब झुकेगी क्योंकि हम नहीं चाहते, हमें आज भी उम्मीद है हमारा नेता सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल, अगर सरकार मीटिंग करके हमारी बातें मान ले तो हमारे डल्लेवाल साहब बच सकते हैं। योद्धा है, योद्धा वो बचेंगे कैसे? अगर आप कल को और परसों घरों से बाहर निकलोगे, प्रदर्शन के आओगे और मोदी की जब चूल्हे हिलेगी और अमित शाह को पता चलेगा कि पूरे देश में जगह जगह आंदोलन के पक्ष में घर घर में चर्चा हो रही है और तहसील मुख्यालय और प्रदर्शन हो रहे हैं, फिर यही सरकार घुटनों पे आएगी। पहले 13 महीने बाद आई थी ना, अब भी घुटनों पे आएगी। लाएगा कौन? लाओगे आप। डल्लेवाल साहब ने और जो 101 मर्जीड़े जाते हैं उन्होंने आपको संदेश दे दिया, हमने अपना आप मार दिया। अब बारी आमजन की है, मजदूर की है, किसान की है, आदिवासी की है, विद्यार्थी की है, छोटे व्यापारी की है, दुकानदार की है, सबकी जिम्मेदारी बनती है कि इस आंदोलन, अगर ये आंदोलन 1921 हो गया तो आने वाले समय में जल्दी की आंदोलन नहीं होगा। ये मेरी अपील है पूरे देशवासियों से। मैं जब तस्वीरें देखता हूं तो उसके बाद वाकई मतलब आंखें वो हो जाती हैं जब वो छोटा सा उनका पोता है, 8-9 साल का होगा बच्चा, वो वहां पर मतलब दादा की स्थिति ये है कि पल पल मौत के करीब जाते हुए, और वहां पर वो बगल में चिपक कर सो जाता है। 8-10 साल का होगा पोता उनका। जिन लोगों से अभी राजू भाई ने कहा, आखिर में ये कहूंगा, जो लोग घर से नहीं निकलना चाहते ना निकले। 8 घंटा एक एवरेज है इस देश में सोशल मीडिया पर हर आदमी गुजार रहा है, फेसबुक इंस्टाग्राम पे। 1000-2000 की फौज है। भाजपा की जो झूठ फैलाने वाली प्रोपोगेंडा ब्रिगेड है, आईटी सेल और ये सब, मुश्किल से 1000-2000, 2500, 3000 होंगे। पूरे देश में झूठ फैलाने में कामयाब हो जाते हैं, पूरे देश में नैरेटिव गढ़ने में कामयाब हो जाते हैं, किसानों को बदनाम करने में कामयाब हो जाते हैं। आप लाखों और करोड़ों हो, घर में ही बैठे बैठे एक बार भर दो फेसबुक, ट्विटर, भर दो ना कि ये देश किसानों का है, ये देश किसानों का है, ये देश किसानों के साथ है, ये देश किसानों के लिए है। बिल्कुल, भर दो एक ये बार। भी एक बहुत बड़ा योगदान होगा, बहुत बड़ा योगदान होगा। अब हैशटैग चलाइए, आप पोस्ट शेयर कीजिए, खुद 4 लाइनें लिखिए। भाई देश जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने ऐसे नहीं दे दिया था। उनको पता था कि अगर जवान और किसान दोनों की जय होगी तो देश की जय होगी। और किसान ने अन्न से भंडार भर दिए थे जब अमेरिका ने हमको ब्लैकमेल करने की कोशिश की। अमेरिका ब्लैकमेल कर रहा था और 1 साल में किसानों ने देश को आत्मनिर्भर कर दिया था। उसका 65 में, 71 में और 62 में शहादतें दी हैं। चाइना में भाग के नहीं आए, लड़े थे हमारे जवान। और 65 में, 71 में इनके दो पाकिस्तान के को नाको चने चबा दिया और बांग्लादेश अलग बना दिया। कारगिल में भी बत्रा जी की स्टोरी आप सबको पता है, कैसे वो योद्धा मौत को अपने गले लगा गया। और जैसे सुहागरात मनाते हैं ना पहली बार, वो उसने उस दिन अपनी सुहागरात मनाई थी, एक तरह से योद्धा के लड़ते हुए। इतनी जोश में वो लड़का गया था। तो जवान और किसान सुरक्षित हो गए तभी देश सुरक्षित होगा, अन्यथा देश सुरक्षित नहीं होगा। और आपके माध्यम से फिर करता हूँ कि सोशल मीडिया बहुत बड़ी ताकत नहीं आ सकता, कम से कम सोशल मीडिया पे आप 4 लाइन लिखो। और एक बात और आपने मेरे को याद दिला दिया, अपने बच्चे की बात की, मन भावुक हो गया भाई साहब, आंखों में मैंने कल वीडियो देखी, इंटरव्यू देखा, उनकी बड़ी बहन उनकी 15 साल बड़ी है और 6 बहनों का भाई है डल्लेवाल साहब। 6 बहनें हैं, कितनी मेहनतों से लिया होगा। और उसके बाद एक भाई की डेथ हो चुकी है, एक ही बचा है। कह रहे हमारे पास है क्या? कहते हमारा खाना खाने को दिल नहीं करता। नहीं दिल करता भाई भूखा बैठा है, बहन कैसे खाएगी? तो मुश्किल से एक आधा अन्न का दाना निकाल लेती और कहती हमें कह के बैठा है। मेरे को एक मेरी विनती है, मेरी बहन, मेरे बच्चे, पूरे परिवार से, मेरे को आके ये मत कह देना पापा थोड़ा अन्न ले लो, मेरी मौत हो जाएगी। तो मैं धन्यवाद करता हूं उस परिवार का और उनके हौसले का, उनके त्याग का कि उनकी बहनें भी तिल तिल मर रही हैं, लेकिन कह रही हैं हम मेरे भाई को ये नहीं कह सकते वीरे तू 2 रोटियां खा ला। कहते नहीं, उन्हें प्रण किया है ज्यादा शहीद होगा ते जा जित के आऊगा। देखते हैं कब मालिक इनको सद्बुद्धि देगा, कब इनको हृदय परिवर्तन होगा। पहले तो गुरु नानक देव जी की जयंती पर इनका हृदय परिवर्तन हो गया था,
3 काले कानून वापस हो गए थे, अब देखते हैं। अन्यथा एक कल्पना नहीं कर सकते भाई साहब, देश में कुछ भी बवंडर हो सकता है। आपने देखा होगा आज हमारे लोग यहाँ से जाने शुरू हो गए, मेरे को रोज फोन आ रहे हैं, राजू जी आप कहाँ पे हो, हम आ रहे हैं, शंभू आ रहे हैं, खनौरी जा रहे हैं, लोग जाने शुरू हो गए। अगर ये बल प्रयोग करेंगे तो अपनी खाई खो देंगे, क्योंकि जो किसान आराम से बैठा है, किसी को दुख नहीं दे रहा, तकलीफ नहीं दे रहा, आप उस पर बल प्रयोग करोगे तो कैसे काम चलेगा। अभी भी समय है, समय है, सेंट्रल सरकार जागे, कोई बड़ी बात नहीं मांग रहे हम कह रहे हैं हमें एमएसपी के खरीद का गारंटी कानून। और दूसरी तरफ जो दवा कंपनियां हैं, मेडिसिन बनाती हैं, एक स्टडी आई थी आज से 3-4 महीने पहले, एक दवाई जो बनती है गोली, वो 22 गुना दाम में बेची जाती है। क्या सरकार को दिखता नहीं वो महंगाई नहीं बढ़ाती? कोका कोला, चिप्स, बिस्किट, ब्रेड, कितने प्रोडक्ट में गिना सकता हूं आपको जिनकी कमाई सैकड़ों गुना ले रहे हैं, 15 गुना, 20 गुना, 30 गुना, 40 गुना, 50 गुना उनकी कमाई हो रही है। सरकार ने उनको खुला छोड़ रखा है, कोई सेंसरशिप नहीं उनके ऊपर। प्रदूषण की मामले, पंजाब ने पराली के मामले में इस बार 70% एनजी के आंकड़े हैं, 70% पंजाब ने पराली कम जलाई है, यानी कि 60% फर्स्ट डिवीजन होती है, और 70% किसानों ने पिछले साल से पराली कम जलाई है, और फिर भी बदनाम किसान है। और जो फैक्ट्री वाले हैं, भट्ठे वाले हैं, जो जिग जग बनाना है, और बुढ़े नाले का हाथ देख लो आप, कैंसर पीड़ित लोग हो रहे हैं, उनको खुली छूट है, कह रहे हैं इससे विकास रुक जाएगा। जबकि हकीकत है विकास तभी होगा जब किसान खुशहाल होगा। चौधरी चरण सिंह ने कहा था भारत देश के खुशहाली का रास्ता गांवों में से होकर गुजरता है, और ये सत्य बात है। गांव खुशहाल होगा तो देश खुशहाल होगा, स्मार्ट सिटी से कुछ नहीं होगा। चलिए बस आखिर में हम तो यही कहेंगे कि डल्लेवाल साहब की अभी जरूरत है, अभी क्या हमेशा रह गया, इससे सपूतों की जरूरत तो हमेशा होती है, हमेशा होती है जरूरत। आप लोग उनके लिए भी प्रार्थना करिए। जब भी वो तस्वीर देखता हूं तो मैं कई बार उस समय तो रोक लेता हूं, कभी जिस समय चर्चा किया, इसीलिए मैं बड़ा खामोश बैठा रहा कि और अपने घर में कुछ नहीं कर सकते हैं तो अपने घर में, मैं कहा ना, ये लोग सोशल मीडिया के दौर में सोशल मीडिया की ताकत समझने वाले लोग आज की तारीख में सत्ता में हैं। इनको पता है, ये उससे समझ जाते हैं कि देश का मूड क्या है। कुछ नहीं कर सकते तो घर में बैठ करके दिन भर इंस्टाग्राम पर और ट्विटर पर, उस पे फेसबुक पे रील देखने में आप जो वक्त बर्बाद करते हैं, रील ही देश बन जाएगा, फिर देश रील ही रह जाएगा। तो 4 लाइन अपने किसानों के लिए लिख दीजिए। जो भी लोग, मैं तो हमेशा एक बात कहता हूं, जब लोग कहते हैं कि वो फला किसान है, इस देश में कौन किसान नहीं है? आज बहुत होगा तो 2 पीढ़ी से कोई नहीं होगा, कोई 3 पीढ़ी से नहीं होगा। अभी तो राजू भाई ने कहा 50%, मैं कहता हूँ 100% किसान है। किसकी ऐसी है कि जिसकी 4 पीढ़ी पीछे चले जाओ तो किसान ना निकले? हम लोग के मान लिया 2 पहले निकलेंगे, हर आदमी किसान है। उसी जड़े हैं। जो लोग कहते हैं पूर्वजों की शांति के लिए लोटे से पानी डालते हैं ना, वो क्या पूर्वजों की शांति के लिए, हर सबका पूर्वज किसान है, सबका पूर्वज किसान है। तो अगर पूर्वजों की शांति चाहते हो और देश की शांति तरक्की चाहते हो तो थोड़ा सा इनके लिए सोचो, अपने पूर्वजों के लिए सोचो। इजाजत दीजिए, राजू भाई से जो अपडेट मिलेगी फिर हम आप तक लेके आएंगे। धन्यवाद राजू भाई, नमस्कार। धन्यवाद भाई साहब, धन्यवाद।